कमाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो राजनीति में थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट रहता है जो मेरे साथ रहा। फोन आता है बेटे का कि पापा ये नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला बेटा जितना मैं इस उम्र में कमा रहा हूँ वो तुझे आज 22 साल की उम्र में मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इस नौकरी को मत छोड़। उसने कहा नहीं मैं छोड़ के अपनी कंपनी खोलूंगा। तो मैंने कहा अपनी कंपनी खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अनअकैडमी की जो हाइट है वो किसी से छुपी नहीं है। ये मेरे लिए भी लेसन है और मेरे साथ वाले मेरे हम उम्र के लिए भी एक लेसन है कि डॉक्टर पीयूष पंजाल हूँ। मैं इस समय जयपुर में एक 200 बेड हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल है साकेत हॉस्पिटल, उसका अधीक्षक हूँ और राजस्थान मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे पापा बैंक में ऑफिसर थे। सबसे ज़्यादा मुझ पे असर रहा वो प्राइमरी स्कूलिंग का रहता है। मैं प्राइमरी स्कूलिंग मेरी पाली जिले में एक छोटा सा कस्बा है जैतारण, वहाँ की है। मैं राजनीति में जाना चाहता था। मुझे इंदिरा जी, उस समय आपातकाल लगा था, मैं जयपुर था, जैतारण में ही था, तो इंदिरा जी बहुत अच्छी लगती थी। इंदिरा जी भाषण देती थी, अच्छी लगती थी। उनकी मैंने एक घर में फोटो लगा रखी थी। तो 6th क्लास में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा कि नहीं मैं लड़ूंगा। तो मैंने 6th क्लास में छात्र प्रतिनिधि का एक उसमें पोस्ट होती थी, वो इलेक्शन लड़ा। रिजल्ट आए तो मुझे 1 वोट मिला, मात्र 1 वोट। मैं मुझे बड़े उस समय दुख हुआ कि वोट, एक ही वोट मिला। वो फिर मैंने बाद में डिस्क्लोज किया दोस्तों में, तो वो वोट भी मेरा ही था। मैं क्लास में फर्स्ट आता था। स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में मेरा नाम जरूर होता था, पर मुझे छात्र संघ में जाने के लिए किसी ने भी पसंद नहीं किया। ये जीवन में मेरे लिए एक सबक बना, एक उसका प्रभाव रहा मेरा उस इलेक्शन का, वो मैं कभी भूल नहीं पाया। 86 में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने अपना फॉर्म भरा। फिर जो चीज़ें मैंने पीछे सीखी थी उनको सब चीज़ों को इकट्ठा करके, और काफ़ी टफ इलेक्शन था वो भी, जातीय राजनीतिक उसमें उलझ चुका था, पर मैं तो अपना रिलेशन बनाए थे उस समय तक और इलेक्शन लड़ा। मैं वो इलेक्शन जीत गया और वो इलेक्शन में 1 वोट से जीता। राजनीति की जो मेरी एक इच्छा मन में थी पहले रही, उस इच्छा को मैं पूरी करने के लिए अपने रिलेशन राजनीतिक लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। और 86 में मैंने इलेक्शन में, 88 में मुझे कांग्रेस पार्टी से, यूथ कांग्रेस से बुलावा आ गया कि आप यूथ कांग्रेस की मेडिकल सेल के संयोजक बन जाए। तो 88 से मेरी राजनीति में एंट्री भी हो गई। 89 में मेरे फादर को कैंसर हो गया। उनकी उम्र भी कम थी, 50 साल 51 साल उम्र थी। कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद में हमारा पूरा परिवार एक तरह से बैकफुट पे आ गया। सारी सोच समझ थॉट्स, जिंदगी रुक गई। उनको करीब 2 साल तक उनका सर्वाइवल रहा। तो 2 साल तक तो मुझे तो ना कोई डेट याद थी, ना ईयर याद था, ना कुछ। उनको 2 साल बाद वो इस दुनिया से चले गए। मैं घर में सबसे बड़ा था। मेरे 3 छोटे भाई और मदर, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। हमारे फादर काफ़ी समाज में उनकी प्लानिंग्स और उनको ज़्यादा, तो एक तो बात थी कि जिस दिन उनकी
वो इस दुनिया से गए तो उस दिन हम चारों भाई अपने अपने किसी न किसी काम से जुड़े हुए थे, तो कम से कम बेसहारा नहीं थे। हर भाई को कोई ना कोई, हम 2 भाई डॉक्टर, एक भाई फार्मेसी किया हुआ था, छोटे भाई ने किया, तो इस तरह से उन्होंने किया। फिर हमारा स्ट्रगल का पीरियड चालू होता है। हमने फादर में रहने को घर दे गए थे, काम दे गए थे, पर जीवन का स्ट्रगल जल्दी शुरू हो गया। हम काफ़ी डिपेंडेंट थे अपने फादर पे, और हमने अपना जीवन जयपुर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के चालू किया। स्ट्रगल रहा, थोड़ी सी तकलीफ़ें भी आई। पिताजी के जाने के हादसे से संभला तो हम दोबारा से पब्लिक लाइफ चालू की, दोबारा से पार्टी में जाके हम जुड़े, पार्टी में काम करना शुरू किया। और 2005 में मैं इस समय के जो मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के पास गया, दिल्ली मिलने। उस समय मुझे अच्छी तरह वो तारीख भी याद है, 22 सितंबर 2005 को मैं अशोक गहलोत जी के पास गया कि सर मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि तुम लगे रहो, काम करो। फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई कि प्रदेश कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ का पद आप संभालें। ये जिम्मेदारी मेरे पास 7 साल रही। मैंने पूरे प्रदेश में हर जिले में जा जाकर लोगों से मिल के, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिकल के लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, इन सब को मिला के मैंने उस प्रकोष्ठ को हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज बनाई और मैं इस पे काम किया। 8 साल इस प्रकोष्ठ से जुड़ा रहा और वो मेरे जीवन का काफ़ी बेहतरीन समय था। फिर माननीय डॉक्टर चंद्रभान जी भी अध्यक्ष बने और वो हमारे इस प्रोफेशन से थे, तो उन्होंने मुझे और काफ़ी बढ़ावा दिया और हम लोग उसमें रहे। राजनीति में आने के लिए फिर मैंने ये बात सीखी कि राजनीति करना पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इसमें आपको पूरा 24/7 आपको समय देना पड़ेगा, जनताओं की समस्याओं के सुनना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप शौक के लिए राजनीति नहीं कर सकते। मेरे पर जिम्मेदारी थी, मुझे छोटे भाइयों को भी करना था। पिताजी का आकस्मिक निधन, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आपको कमाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो राजनीति में थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट रहता है जो मेरे साथ रहा। गौरव जो बड़ा बेटा था, उसने वहाँ से नरसिंह जी से ग्रेजुएशन किया, एक नौकरी मिली। वो नौकरी इतनी थी कि मैं 50 साल की उम्र में जितना कमा रहा था वो 22 साल में उसको पहले साल उसकी सैलरी थी। वो बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था। पर साल भर हुआ तो फोन आता है बेटे का कि पापा ये नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला बेटा जितना मैं इस उम्र में कमा रहा हूँ वो तुझे आज 22 साल की उम्र में मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इस नौकरी को मत छोड़। तो उसने कहा नहीं, मैं छोड़ के अपनी कंपनी खोलूँगा। तो मैंने कहा अपनी कंपनी खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, मैं कहाँ से दूंगा, कि आपके पैसे की जरूरत नहीं है तो कंपनी कैसे खोलोगे। कहता नहीं मैं कर लूँगा पापा। मुझे बहुत गुस्सा आया उस नौकरी को छोड़ने का। उसने अपनी एक कंपनी चालू की। 6 महीने बाद फ़ोन आता है कि पापा वो कंपनी फेल हो गई। अच्छी भली नौकरी जो मैं 50-52 साल की उम्र में कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा उसकी तनख्वाह, उसको छोड़ के अपनी एक कंपनी खोलता है और वो 6 महीने बाद कहता है कि मेरी कंपनी फ्लॉप हो गई। तो मैंने जो फ़ोन पे जितनी मुझे गुस्सा निकालना था मैंने फ़ोन पे निकाला। मैंने कई दिन तक उससे फ़ोन पे बात नहीं की, पर उसने जो कंपनी बेची
मैंने कहा कंपनी बेच रहा है, कंपनी बेचने के लिए तेरे पास है क्या? एक लैपटॉप ही तो है, एक लैपटॉप ही तो है आपके पास, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई बैंक अकाउंट्स है, क्या कंपनी बेच रहा है? पर उसने वो फ्लॉप कंपनी को इतने में बेचा जितने की तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है। वो कह रहा पापा इतने में ही बिकी ये कंपनी। तो मैंने कहा तेरे पास था क्या? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और उसने उस कंपनी को बेच दिया और उसी कंपनी ने उसके सारे शेयर्स ले लिए, पर उसी जो कंपनी उसकी फ्लॉप हो गई थी उस कंपनी का सीईओ बना दिया। 1.5-2 साल बाद फिर फोन आता है कि पापा मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। फिर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे। तो मैंने कहा बेटा मत छोड़, कि नहीं मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा तू मुझे फ़ोन करके ये बताता है, सूचना देता है या मेरे से राय लेता है? जब मैं मना करता हूँ कि नहीं छोड़नी, वो तो बात तो मानता नहीं, तो तुम सूचना दे रहे हो तो तुम्हारी इच्छा है जो करो, मुझे मत बताया करो। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कंपनी छोड़ने से उसको इतना नुकसान हो रहा था, यदि 4 महीने 6 महीने और काम करता, कि इतना पैसा उसका शेयर्स में अटका हुआ था वो मिलता उसे जितना मैं इस ज़िंदगी में तो नहीं कमा सकता था। पर उसने वो छोड़ दिया। और साथ में एक उसके दोस्त ने भी उसको भी छुड़वा दी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से MBBS किया हुआ, IAS में इंडिया टॉप किया, उसने उसके कहने से IAS छोड़ दिया। इसने कंपनी, मैंने कहा ये करेंगे क्या? समाज में भत पिटेगी। IAS छोड़ के आ रहा है, एम्स छोड़ के आ रहा है, ये इतने करोड़ों की कंपनी जहाँ पे उसकी सैलरी अच्छी खासी सैलरी छोड़ के आ रहा है। मैं अभी भी अपना मध्यम वर्गीय जीवन जी रहा हूँ और ये मजाक बना रखा है जिंदगी को। क्या करेंगे, क्या करेंगे? इन्होंने मिलकर फिर एक कंपनी बनाई। फिर मैंने उनकी तरफ पूछना, उनको अपनी राय देना बंद कर दिया। सूचना आ जाती थी कि पापा कंपनी बन गई, बड़ा अच्छा किया। फिर मैं इंतजार कर रहा था कि फिर 6 महीने साल भर बाद फोन आएगा। वो सीमा का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें, उसने कभी इस पर नेगेटिव नहीं किया किसी काम को रोकने का। 1-2 बार हम जाके भी देख के आए, ठीक ठाक सा काम कर रहे हैं। पर मुझे डर उस फ़ोन का रहता था कि वो 6 महीने बाद फिर फ़ोन आएगा कि मुझे कंपनी को बेच रहे हैं या कंपनी से जा रहे हैं, कुछ इस तरह का। पर 6 महीने साल भर आया। आज मन में भी खुशी होती है, समाज में भी होती है, दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि बड़ी खुशी है कि उसने बड़ी अच्छी कंपनी बनाई और वो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में 6ठे नंबर की कंपनी बन गई। और उसकी वैल्यूएशन और वो जो बातें करते हैं वो मुझे तो विश्वास नहीं होता, बट बनाई है, बड़ी कंपनी है। अनअकैडमी कंपनी का नाम है उसका। अनअकैडमी की जो हाइट है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये मेरे लिए भी लेसन है और मेरे साथ वाले मेरे हम उम्र के लिए भी एक लेसन है कि बच्चों पे ट्रस्ट करो। उन्हें लीक से हट के काम करने पे, यदि कोई बच्चा लीक से हट के, फोटोग्राफी है, कोई फिल्म लाइन में जाना चाह रहा है, कोई हर जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने या कॉमर्स लिया है तो CA बने। कोई भी आज की तारीख में तो डिजिटल मीडिया और इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप किसी भी तरह काम में जाओ, उसको शिद्दत से काम करें और निश्चित रूप से उसके रिजल्ट आते हैं। आप जिस लाइन को पकड़ेंगे, शुरू में हो सकता है वो लाइन स्लो हो, उसका स्टार्ट स्लो हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पर यदि मज़ा आ रहा है काम करने में, कमाई नहीं हो रही और मज़ा आ रहा है, तो भी वो काम आप सक्सेस हो और वो काम डेफिनेटली उसमें आएगा। और दूसरा कि वो जो काम करना है वो ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टी से करना, शॉर्टकट तो है ही नहीं। और फिर ये गौरव के मैंने तो अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि गौरव को मैं पूरी ज़िंदगी अपने जैसा बनाना चाहता था, कि मैं आइडियल हूँ उसका। हर बेटे का उसका बाप आइडियल होता है कि पापा जैसा बनना है, पर मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मेरा बेटा मेरा आइडियल है। मैंने कई अभिभावक को, साथ वाले मेरे डॉक्टर्स कलीग्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, स्कूल के दोस्त हैं, देखा है कि अरे इसका तो मेडिकल में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, ज़िंदगी रुकी नहीं, ज़िंदगी को नया रास्ता मिलता है।
मेडिकल या इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा नहीं है, उसके बाद दुनिया शुरू होती है।